भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। इसकी खास बात यह है कि इसमें सेक्टर्स पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, न कि हर चीज़ को टैरिफ से मुक्त किया है। तो स्ट्रेटेजिक तरीके से ये समझौता हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। अभी 2025 की बात करें तो 2025 में दोनों देशों के बीच में जो कुल व्यापार था, वस्तु और सेवा को मिलाकर वो था लगभग $2 बिलियन का, और दोनों देश $2 बिलियन को कम से कम दुगना करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने लक्ष्य रखा है कि आने वाले 5 वर्षों में व्यापार को दुगना करना है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो व्यापार 2025 में $2 बिलियन का था, उसे आने वाले 5 सालों में दोगुना करना है, डबल करना है। और इसके लिए ये जो समझौता है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में दोनों देश एक दूसरे पर टैरिफ लाइन को हटाएंगे। टैरिफ लाइन हटने से व्यापार ज़्यादा होगा, व्यापार बढ़ेगा, और व्यापार सच में ये जो तरीका है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके व्यापार बढ़ाने का तरीका, दोनों देशों की प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने का तरीका, दोनों देशों का आर्थिक संबंधों को बढ़ाने का तरीका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत अलग अलग देशों के साथ व्यापार समझौते कर रहा है। पिछले एडिटोरियल्स में भी हमने 2-3 एडिटोरियल्स में एक तो भारत और यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा, भारत और ओमान के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा, अब भारत और न्यूजीलैंड के एग्रीमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। इस समझौते में मोबिलिटी क्लॉज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5,000 पेशेवर भारतीयों को, 5,000 प्रोफेशनल इंडियंस को इसमें वीज़ा देने की बात कही गई है। 3 साल के लिए वीज़ा होगा, और ये आईटी सेक्टर से हो सकते हैं, हेल्थ सेक्टर से हो सकते हैं, एजुकेशन और ट्रेडिशनल मेडिसिन से हो सकते हैं। तो ये लोग 5,000 भारतीय, 5,000 प्रोफेशनल यहाँ पर जाकर अलग अलग क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आर्थिक समझौता हुआ था तो उसमें सिर्फ 1,000 वर्किंग वीज़ा दिया गया था, लेकिन यहाँ पर न्यूजीलैंड में 5,000 भारतीयों के लिए वर्क वीज़ा 3 साल के लिए देने का प्रावधान है। न्यूजीलैंड और भारत के बीच में छात्रों के लिए अनलिमिटेड प्रवेश, मतलब जितने छात्र चाहे वहाँ जाकर शिक्षा ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, और एक हफ्ते में 20 घंटे का पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं। इसको लेकर भी समझौता हुआ है। तो एक समझौता तो ये अनलिमिटेड प्रवेश किसके लिए, छात्रों के लिए, और ऊपर से 5,000 भारतीयों के लिए ये जो 3 साल का वर्क वीज़ा का प्रावधान है, ये दोनों भारत के छात्रों के लिए, भारत के प्रोफेशनल्स के लिए, भारत के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इससे भारत को फ़ायदा होने वाला है। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सबसे ज़रूरी बात जो समझने की वो ये है कि भारत में लगभग 30% टैरिफ लाइनों को इस समझौते से बाहर रखा है। मतलब न्यूजीलैंड से आने वाली चीज़ों में 30% चीज़ें ऐसी होंगी जिनको इस एफटीए से बाहर रखा है। कुछ सेक्टर्स को हमें बचाना था। क्यों बचाना था? क्योंकि ये सेक्टर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से, रोज़गार से, रोज़ी-रोटी से जुड़े हुए हैं। जैसे एक तो सबसे पहली चीज़ है कि डेयरी सेक्टर इस क्षेत्र से बाहर रखा है। डेयरी सेक्टर इसलिए बाहर रखा है क्योंकि भारत में ऐसे करोड़ों किसान हैं जो सिर्फ़ एक डेयरी के माध्यम से अपने घर को चलाते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। रोज़गार के दूसरे विकल्प उपलब्ध नहीं हैं, और सिर्फ़ डेयरी से ही उनकी रोज़ी-रोटी, उनके खर्चे चल रहे हैं। और दूसरी तरफ यदि न्यूज़ीलैंड को देखें, और न्यूज़ीलैंड से यदि हम सस्ते आयात की अनुमति देते हैं, सस्ता आयात लेते हैं, हो सकता है कि भारत में जहाँ 1 लीटर दूध की कीमत ₹50 हो, न्यूज़ीलैंड से वही दूध ₹30 में भी आ सकता है। क्योंकि न्यूज़ीलैंड में बड़े पैमाने पर दूध का उत्पादन है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि न्यूज़ीलैंड की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा डेयरी सेक्टर पर डिपेंड है। न्यूज़ीलैंड से होने वाले कुल निर्यात में 1/3 निर्यात डेयरी प्रोडक्ट ही होते हैं। भारत के किसानों और दूध उत्पादकों को ध्यान में रखते हुए इस समझौते से डेयरी सेक्टर को बाहर ही रखा है। ये जो आरसीईपी 2019 में जो बातचीत चल रही थी, जिसमें इतने सारे देश शामिल हैं, जापान है, साउथ कोरिया है, चीन है, आसियान की 10 कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूज़ीलैंड है। इसमें भारत चाहता था कि उसके कुछ सेक्टर्स को सुरक्षा मिले। वो इस सेक्टर में किसी भी प्रकार के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल नहीं होना चाहता। यदि शामिल होता है तो इससे भारत के किसानों को, दूध उत्पादकों को, मज़दूरों को बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। दूसरे रोज़गार है नहीं, दूसरे रोज़गार जनरेट भी नहीं हो रहे हैं। ऊपर से इस तरह के समझौते होते हैं तो उनकी आजीविका को और भी ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए भारत चाहता था कि इस सेक्टर को बाहर रखा जाए। अब आरसीईपी में तो भारत है नहीं, लेकिन न्यूज़ीलैंड से जो समझौता हुआ है उसमें डेयरी सेक्टर को बाहर रखा गया है। डेयरी सेक्टर के अलावा भी कुछ सेक्टर्स हैं जिन्हें इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल नहीं किया है। न्यूज़ीलैंड आने वाले 15 सालों में भारत में कम से कम $20 बिलियन का निवेश भी करेगा। इससे भारत को और भी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। यदि न्यूज़ीलैंड की पार्लियामेंट इस समझौते को रेटिफ़ाइड कर देती है तो कम से कम 7 महीनों में ये समझौता लागू हो सकता है।
लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाना। नॉन टैरिफ बैरियर्स में जैसे कोटा होता है, जैसे कि प्रोसीजर लंबी करनी होती है, जैसे कि सैंक्शन लगाने होते हैं, तो इस तरह की सारी नॉन टैरिफ बाधाओं को हटाना एक चुनौती है। इन चुनौतियों को हटाए बगैर दोनों देशों के बीच में जो समझौता हुआ है वो पूरी तरह से, वो अच्छी तरह से, वो सफल तरीके से लागू नहीं हो सकता है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लागू करने के लिए दोनों देशों को अपने-अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे, तब जाकर दोनों देशों का व्यापार दुगना हो सकेगा, तब जाकर दोनों देशों को फ़ायदा हो सकेगा। अगर फिर से देखें हम कि इस समझौते में क्या-क्या मुख्य प्रावधान थे, तो सबसे पहली बात थी कि भारत की तरफ से जाने वाले माल पर 100% शुल्क मुक्त है, लेकिन भारत ने सिर्फ़ 70% टैरिफ लाइनों को खोला है। दोनों देशों के बीच में $20 को निवेश करने को लेकर भी समझौता हुआ है। न्यूज़ीलैंड भारत में आने वाले 15 सालों में $20 बिलियन का निवेश करेगा। जैविक प्रमाणन को दोनों देश मान्यता देंगे। ऊपर से न्यूज़ीलैंड की तरफ से 139 क्षेत्रों में भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा मिला है। छात्र गतिशीलता यानी स्टूडेंट मोबिलिटी को लेकर भी जो समझौता हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पोस्ट स्टडी वीज़ा मिला है। छात्र वहाँ पर रहकर जो अलग-अलग स्ट्रीम के छात्र हैं, काम कर सकते हैं। जैसे एसटीएम में 3 साल के लिए, मास्टर में 3 साल के लिए और डायरेक्टरेट में 4 साल के लिए। न्यूज़ीलैंड जाकर छात्र पढ़ाई कर सकते हैं और पढ़ाई के साथ-साथ हफ्ते में 20 घंटे तक काम भी कर सकते हैं। 5,000 इंडियन प्रोफेशनल को 3 साल के लिए रहने का कोटा भी मिला है, मतलब 5,000 इंडियन प्रोफेशनल्स वहाँ जाकर अलग-अलग सेक्टर्स में, अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। वर्किंग हॉलिडे वीज़ा को लेकर भी समझौता हुआ है, जिसमें 1,000 भारतीय लोगों को हर साल 12 महीने की अवधि के लिए वहाँ जाकर रहकर काम करने का मौका मिलेगा। डेयरी सेक्टर और कृषि क्षेत्र को इसमें बाहर रखा है और इसके अलावा भी इन सेक्टर्स को बाहर रखा है। ये भारत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि भारत में करोड़ों किसानों की रोज़ी-रोटी डेयरी सेक्टर पर डिपेंड है।